चलिए, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स से एक नए टॉपिक वेलोसिटी कांस्टेंट यानी वेग स्थिरांक को स्टडी करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने अभिक्रिया के वेग के बारे में पढ़ा है, अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और अभिक्रिया की प्रोसीडिंग में और अकॉर्डिंग टू टाइम क्या चेंज होता है, ये सारी बातों को हमने पहले स्टडी कर रखा है इससे पिछले वीडियो में। आज हम लोग इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट को डिस्कस करेंगे और वेलोसिटी कांस्टेंट से रिलेटेड कई और सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो वेग स्थिरांक के बारे में हम लोग जान लें। मान लेते हैं कि कोई एक पदार्थ ए है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है रिएक्शन के माध्यम से। चलिए देखते हैं उसमें क्या है। ये कोई सब्सटेंस है ए और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। यदि टाइम इज इक्वल टू 0 तब जो प्रारंभ होगा ए का वो कंसंट्रेशन ए एक्टिव मास होगा। जब टाइम यानी टी इज इक्वल टू 0 है तब, जब टी इज इक्वल टू 0 है तब ए का एक्टिव मास ए एक्टिव मास है। रेट ऑफ रिएक्शन यानी dx अपॉन dt इज इक्वल टू के ए एक्टिव मास। ठीक है, ये के क्या है कि हम लोग ध्यान रखेंगे कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, रेट कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। के वेलोसिटी कांस्टेंट है और ए एक्टिव मास आप लोगों को पहले बताया जा चुका है, रिएक्टेंट ए का एक्टिव मास है। चलिए, अब यदि ए एक्टिव मास इज इक्वल टू 1 कर दें तब क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt इज इक्वल टू के। ये dx अपॉन dt क्या है? ये dx अपॉन dt अभिक्रिया की दर है, अभिक्रिया का वेग है और अभिक्रिया का वेग वेग स्थिरांक के बराबर हो जाएगा कुछ शर्तों के साथ। शर्त क्या है? पहली, स्थिर ताप और अभिकारी पदार्थों का सांद्रण इकाई। अभिकारी पदार्थों का सांद्रण इकाई हो और स्थिर ताप हो तो जो अभिक्रिया का वेग होता है वो वेग स्थिरांक के बराबर हो जाता है। इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। अतः स्थिर ताप पर अभिकारी पदार्थों के इकाई सांद्रण में, स्थिर ताप पर अभिकारी पदार्थों के इकाई सांद्रण में होने वाले अभिक्रिया के वेग को वेग स्थिरांक या वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं। इसे एक और नाम से जानते हैं, जैसा कि मैंने पहले बता रखा है, रेट कांस्टेंट। इसे रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। इसे के से प्रदर्शित किया जाता है। ताप बढ़ाने के साथ साथ
के का मान बढ़ता जाता है, मतलब ताप में वृद्धि के साथ साथ वेग स्थिरांक यानी रेट कांस्टेंट के का मान बढ़ता जाता है। यह बेटे डेफिनेशन लिखा हुआ है वेलोसिटी कांस्टेंट के संबंध में। यहां कुछ बातें नोट करने लायक है। एक तो स्थिर ताप होना चाहिए, अभिकारी पदार्थों का सांद्रण इकाई होना चाहिए, अभिकारी पदार्थों के इकाई सांद्रण में होने वाले अभिक्रिया के वेग को वेग स्थिरांक या वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं। इसे के से प्रदर्शित किया जाता है। ताप बढ़ाने के साथ साथ के का मान बढ़ता जाता है, के वेग स्थिरांक यानी वेलोसिटी कांस्टेंट। चलिए अब हम बात करते हैं कि के का मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या है। तो के का मात्रक अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की। अब प्रश्न उठता है ये अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, तो इसके बारे में आगे किसी वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। फिलहाल अभी इतना समझ लें कि किसी अभिक्रिया का वेग जिन अभिकारी अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है वो अभिक्रिया की कोटि का फैसला करते हैं। यदि किसी अभिक्रिया का वेग एक भी अभिकारी अणु के सांद्रण पर निर्भर नहीं कर रहा तो अभिक्रिया शून्य कोटि की हो जाएगी। यदि किसी अभिक्रिया का वेग एक अभिकारी अणु के सांद्रण पर निर्भर कर रहा है तो अभिक्रिया प्रथम कोटि की हो जाएगी। दो अभिकारी अणुओं के सांद्रण पर निर्भर कर रहा है तो अभिक्रिया द्वितीय कोटि की हो जाएगी। तीन अणुओं के सांद्रण पर निर्भर कर रहा है तो अभिक्रिया तृतीय कोटि की हो जाएगी। तो इस प्रकार से अभिक्रिया की कोटि होगी, आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम ये जान लेते हैं कि अभिक्रिया की कोटि होती है और अभिक्रिया की कोटि के हिसाब से वेग स्थिरांक यानी के का मात्रक तय होता है। तो के का मात्रक कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है रेट कांस्टेंट का मात्रक। तो बेटा रेट कांस्टेंट का मात्रक निकालने के लिए मोल 1 - n लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स, ये बेटा मात्रक होता है। अभिक्रिया की कोटि का मात्रक इससे निकाला जाता है। किसी कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक इससे निकाला जाता है, जहां n बराबर अभिक्रिया की कोटि, जिसे हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो रेट कांस्टेंट का जो मात्रक है वो मोल 1 - n लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स होता है, जहां n अभिक्रिया की कोटि है यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की कोटि। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने डेफिनेशन तैयार कर ली है कि वेग स्थिरांक किसे कहते हैं। एक बार डेफिनेशन पे फिर ध्यान देते हैं। अतः स्थिर ताप पर अभिकारी पदार्थों के इकाई सांद्रण में होने वाले अभिक्रिया के वेग को वेग स्थिरांक यानी वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं। इसी को रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। इसे के से प्रदर्शित किया जाता है और ताप बढ़ाने के साथ साथ के का मान बढ़ता है। अभी हम मात्रक ज्ञात करने का प्रयास कर रहे हैं। रेट कांस्टेंट का मात्रक क्या होता है, तो रेट कांस्टेंट का जो मात्रक होता है वो मोल 1 - n लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स के आधार पर ज्ञात कर लिया जाता है। यहां n अभिक्रिया की कोटि है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी जिसे कहा जाता है। चलिए, अब मात्रक क्या होंगे। शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के क्या मात्रक होंगे अभिक्रिया के हिसाब से। चलिए आइए जानने का प्रयास करते हैं। यदि n बराबर 0
तब अब n बराबर 0 कहने का आशा यह है कि अभिक्रिया शून्य कोटि की है। n बराबर 0 तब क्या हो जाएगा, यहां n की जगह पे 0 रखेंगे, यहां n की जगह पे 0 रखेंगे और यहां तो n है नहीं तो 0 यहां रखेंगे, 0 यहां रखेंगे, मोल की पावर 1 हो जाएगा, लीटर की पावर -1 हो जाएगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, मोल 1 - 0 लीटर 0 - 1 सेकंड इनवर्स। ये n की जगह पे हमने अभिक्रिया की कोटि 0 रख दिया। अब क्या हो जाएगा, मोल लीटर 1 - n सेकंड इनवर्स। ये बेटा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक हो गया, शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए यह मात्रक हो गया। इसी प्रकार से हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए यदि n बराबर 1 तब प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी, हो जाएगा मोल 1 - 1 लीटर 1 - 1 सेकंड इनवर्स। देखें यहां n की जगह पे 1 रख देना है, यहां n की जगह पे 1 रख देना है, वही किया है। n की जगह पे 1 रखा गया है, यहां भी n है, उसकी जगह पे देखो n की जगह पे 1 रखा गया है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, मोल की पावर 0 लीटर की पावर 0 सेकंड इनवर्स, फाइनली आ जाएगा सेकंड इनवर्स। क्यों आ जाएगा, क्योंकि किसी भी की पावर यदि 0 है उसका मतलब 1 होता है। ठीक है, तो मोल की पावर 0 है, लीटर की पावर 0, इसका मतलब 1, सेकंड इनवर्स बना। तो यहां लिख सकते हैं प्रथम कोटि। यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि की है तो वेग स्थिरांक का मात्रक सेकंड इनवर्स हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि n बराबर 2 तब मोल, जहां जहां n लिखा है वहां वहां आप क्या रखेंगे, वहां वहां 2 रखेंगे। मोल 1 - 2 लीटर 2 - 1 सेकंड इनवर्स। तो वैल्यू आ जाएगी मोल -1 लीटर सेकंड इनवर्स, मतलब ये वैल्यू आ जाएगी। चलिए सीधे, ठीक है, ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए। ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए मात्रक आ जाएगा मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए मात्रक आ जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए भी मात्रक कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब हम तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक देखते हैं। यदि n बराबर 3 तब मोल 1 - 3 लीटर 3 - 1 सेकंड इनवर्स। ये मोल n की जगह पे 3 रखना है, लीटर की जगह पे, लीटर में जो n लगा हुआ है वहां पे 3 रखना है, 3 यहां रख दिया, 3 यहां रख दिया, जो n की वैल्यू है पुट कर दी। इसके बाद मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए आ गया, तृतीय कोटि के लिए।
तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए मात्रक आ गया। इस प्रकार से हम लोग प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि की अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांकों के मात्रक इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, मोल की पावर -2 लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के मात्रक हो गए। अब यदि इनको याद रखना हो हमें, तो हम कैसे याद रखेंगे? तो इसके लिए एक अभी हमने तरीका बताया है, या तो हम उस तरीकों को अपना सकते हैं, अथवा मैं एक टेबल के रूप में इनको लिखे दे रहा हूं, जिसको आप लोग नोट कर सकते हैं और उनको याद रख सकते हैं, क्योंकि इनसे हो सकता है एक दो प्रश्न ऑब्जेक्टिव तरीके से पूछ ले लिया है। जैसे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक होता है और ऑब्जेक्टिव 4 दे दिए जाए, उनमें से आपको एक सही उत्तर चुनना हो तो आप चुन सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक टेबल के माध्यम से इसको लिख लेते हैं। अभिक्रिया की कोटि और यहां के का मात्रक। के मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेग स्थिरांक है, रेट कांस्टेंट है। तो चलिए, अभिक्रिया ई कोटि शून्य हो सकती है, अभिक्रिया ई कोटि प्रथम की ओट की अभिक्रिया हो सकती है, अभिक्रिया ई कोटि द्वितीय हो सकती है, अभिक्रिया ई कोटि तृतीय हो सकती है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया हो सकती है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए मात्रक होता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए मात्रक हम लोगों ने नोट किया मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए मात्रक केवल सेकंड इनवर्स। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए मोल की पावर -1 लीटर सेकंड इनवर्स। तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए मोल की पावर -2 लीटर स्क्वायर और सेकंड इनवर्स। बेटा ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए मात्रक हो गया। तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए मात्रक मोल की पावर -2 लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए मात्रक हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग अभिक्रिया ई कोटि के हिसाब से वेग स्थिरांक यानी के का मात्रक क्या हो सकता है वो जान सकते हैं। चलिए, इसको कंप्लीट करने के बाद अब हम इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक को डिस्कस करते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट से रिलेटेड, कि वेलोसिटी कांस्टेंट का और टेम्परेचर का क्या संबंध है, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी कांस्टेंट यानी रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। ताप और वेग स्थिरांक में क्या संबंध होता है, आइए चलिए, ये हम लोगों ने याद कर लिया है, वो होगा, नोट कर लिया होगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सेकंड इनवर्स टाइम इनवर्स। ठीक है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए माइनस आगे आ जाएगा और ये पीछे पहुंच जाएगा। लीटर की यहां मोल इनवर्स हो जाएगा, लीटर की पावर 1 हो जाएगा सेकंड इनवर्स, और यहां माइनस एक और बढ़ जाएगा, यहां 1 की जगह 2 हो जाएगा सेकंड इनवर्स। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि ये अभिक्रिया ई कोटि के हिसाब से वेग स्थिरांक के मात्रक हो गए। चलिए, जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे, अगला टॉपिक है टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है वेग स्थिरांक पर, या यूं कहें कि वेग स्थिरांक और ताप में क्या संबंध। एंड टेम्परेचर मतलब वेग स्थिरांक पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि अब हम डिस्कस कर रहे थे कि ताप बढ़ाने से वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है, तो ताप का वेग स्थिरांक पर कितना प्रभाव पड़ता है उसके लिए आर्हीनियस ने एक इक्वेशन दिया है। चलिए आइए अब हम आर्हीनियस की उस इक्वेशन को पढ़ते हैं जो एक्सप्लेन करती है टेम्परेचर के इफेक्ट को वेलोसिटी कांस्टेंट यानी रेट कांस्टेंट पर। तो
K इज इक्वल टू A E माइनस EA ऑब्लिक RT। ये बेटा एक इक्वेशन है, आर्हीनियस इक्वेशन कहलाती है। और इसमें हम लोग जानते हैं K क्या है। ये जो K लिखा हुआ है ये वेलोसिटी कांस्टेंट है। A क्या है? आर्हीनियस कांस्टेंट है। इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं, आर्हीनियस फैक्टर भी कह देते हैं। और जो EA है, EA ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, जिसको हम लोग हिंदी में सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। R गैस कांस्टेंट है, इसके बारे में पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ठीक है, ये परम ताप। तो बेटे ये आर्हीनियस इक्वेशन है, ये K वेलोसिटी कांस्टेंट यानी रेट कांस्टेंट है, A आर्हीनियस फैक्टर या आर्हीनियस कांस्टेंट है, ये E लॉग के लिए लगा हुआ है, EA एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। इसको बेटे हम लोग इक्वेशन को समझेंगे, याद रखेंगे। इस पे आंकिक गणना आपके सिलेबस में नहीं है, परंतु ये इक्वेशन से संबंधित कुछ पूछा जा सकता है। चलिए, अब यहां बेटे R है। R के बारे में बहुत ध्यान रखने वाली बात है। EA एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन सक्रियण ऊर्जा है। सक्रियण ऊर्जा का मान जूल में भी हो सकता है, कैलोरी के टर्म में भी हो सकता है, अर्क के टर्म में भी हो सकता है। तो उसी के अनुसार R का मान हम लोग चुनेंगे। R के कई सारे मान हो सकते हैं। R बराबर 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, जूल पर केल्विन पर मोल, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। R का मान एक और है 8.314 इंटू 10⁻⁷ अर्ग केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, या फिर 1.987 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। आर का मान इनमें से कोई एक इस्तेमाल किया जा सकता है, डिपेंड इस बात पे करता है कि सक्रियण ऊर्जा किस मोड में है। सक्रियण ऊर्जा में यदि सक्रियण ऊर्जा का मात्रक यदि जूल में है तो हम जूल वाला आर का मान इस्तेमाल करेंगे। अर्ग में है तो अर्ग के लिए अलग आर का मान है। तो आर के ये सारी वैल्यू हैं, हमें ध्यान रखना है कि ई ए किस में है। टेम्परेचर के इफेक्ट को वेलोसिटी कांस्टेंट पे स्पष्ट करने के लिए एक इक्वेशन और प्रस्तुत की गई है। यह भी इक्वेशन को आर्हीनियस इक्वेशन के नाम से ही जाना जाता है। 2.303 log 10 K2 अपॉन K1 बराबर EA अपॉन R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। ये बेटा इक्वेशन है और ये इक्वेशन क्लैरिफाई करती है कि टेम्परेचर में कितना वेरिएशन करने पर वेलोसिटी कांस्टेंट कितना हो जाएगा। ये किसको क्लियर करती है? यदि टेम्परेचर T1 से T2 कर दिया जाए तो वेलोसिटी कांस्टेंट K1 से
K2 हो जाएगा। यह इक्वेशन इस बात को शो करती है 2.303 log 10 K2 अपॉन K1। K2 दूसरे ताप पर या अधिक ताप पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, K1 कम ताप पर वेलोसिटी कांस्टेंट है। E एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, R गैस कांस्टेंट है। फिर वही बात ध्यान रखेंगे, E का मात्रक क्या है, उसी के अनुरूप R को चुनेंगे। R के कई और मान हैं, 2 मान अभी लिखे नहीं है। हम लोग पिछला चैप्टर पढ़ रहे थे सॉल्यूशन, उसमें हमने लिखा था 0.0821 लीटर वायुमंडल पर केल्विन पर मोल। वो यहां इस्तेमाल नहीं करना है, यहां जो R के मान इस्तेमाल करने हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं, इनमें से किसी एक का प्रयोग करना है। डिपेंड इस पर करता है कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन किस मोड में है। यदि टेम्परेचर T1 से T2 कर दिया जाएगा तो वेग स्थिरांक K1 से K2 हो जाएगा, उसी को एक्सप्लेन किया गया है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है, R का मान क्या है, ये सारी वैल्यू रख करके हम लोग इसकी सहायता से वेलोसिटी कांस्टेंट दूसरे टेम्परेचर पर ज्ञात कर लेते हैं। चलिए यहां हम लोगों ने एक रिश्ता जाना कि वेलोसिटी कांस्टेंट और टेम्परेचर में क्या रिश्ता है। ये टेम्परेचर और वेलोसिटी कांस्टेंट, ये इक्वेशन बताती है कि जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वेलोसिटी कांस्टेंट भी इंक्रीज होता है। ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक का मान बढ़ेगा, नेगेटिव लगा हुआ है, ये टेम्परेचर ऊपर पहुंच जाएगा, इसके प्रोपोर्शनल में आ जाएगा। सीधा मतलब यह है कि टेम्परेचर बढ़ाने का प्रभाव जो वेलोसिटी कांस्टेंट पर पॉजिटिव पड़ेगा, ताप बढ़ेगा तो वेग स्थिरांक यानी वेलोसिटी कांस्टेंट का मान भी बढ़ेगा। आर के मान क्लियर कर दिए हैं। ये एक और इक्वेशन है, इसको भी आर्हेनियस इक्वेशन के नाम से ही जानते हैं, और ये 2.303 log 10 K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, R गैस कांस्टेंट है, T2 अधिक टेम्परेचर है, T1 कम टेम्परेचर है, T1 इंटू T2। इसको सॉल्व करके इस पे आंकित प्रश्न आते हैं। चूंकि माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो 2020 की जो 21 की परीक्षा होने जा रही है उसमें शायद ये टॉपिक से प्रश्न ना आए, लेकिन अगली परीक्षाओं में ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा इससे। तो चलिए अब हम इसके बाद जानने का प्रयास करते हैं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है। चलिए अगले टॉपिक, चलिए आइए इसी के साथ एक नए टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं, जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट। चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेग स्थिरांक का ताप गुणांक बोलते हैं इसको हिंदी में। ये वेग स्थिरांक का ताप गुणांक क्या चीज होता है, हम लोग समझ लें। एक टेम्परेचर 25 डिग्री सी पर वेग स्थिरांक का मान K1 है, दूसरा टेम्परेचर 35 डिग्री सी पर वेग स्थिरांक का मान K2 है। वेग स्थिरांक का मान 25 डिग्री सी पर K1 है, 35 डिग्री सी पर K2 है, तो वेग स्थिरांक का जो ताप गुणांक होगा वो K2 अपॉन K1 हो जाएगा। मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर पर दो भिन्न भिन्न तापों पर वेग स्थिरांकों के मानों के अनुपात को वेग स्थिरांक का ताप गुणांक कहते हैं। और यह देखा गया है कि जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर वाले जो ताप हैं, एक 25 डिग्री सी रखा जाता है रूम टेम्परेचर, दूसरा उससे 10 डिग्री सी अधिक 35 डिग्री सी रखा जाता है। और यह देखा गया है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के टेम्परेचर में 10 डिग्री सी की वृद्धि कर देने पर अभिक्रिया के वेग में 2 से 3 गुने की वृद्धि हो जाती है। चलिए वेग स्थिरांक के ताप गुणांक की पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं, इसके बाद इसको सूत्र के रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास करता हूं। वेग स्थिरांक का ताप गुणांक 10 डिग्री सी अंतर वाले दो भिन्न भिन्न तापों पर वेग स्थिरांक के मानों के अनुपात को
10 डिग्री सी अंतर वाले दो भिन्न भिन्न तापों पर वेग स्थिरांक के मानों के अनुपात को वेग स्थिरांक का ताप गुणांक कहते हैं। वेग स्थिरांक का ताप गुणांक यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर वाले दो भिन्न भिन्न तापों पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड अंतर वाले दो भिन्न भिन्न तापों पर वेग स्थिरांक के मानों के अनुपात को वेग स्थिरांक का ताप गुणांक कहते हैं। यह दोनों ताप क्रमशः 25 डिग्री सी व 35 डिग्री सी रखे जाते हैं। वेग स्थिरांक का ताप गुणांक यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू के एट 35 डिग्री सी अपॉन के एट 25 डिग्री सी। दो भिन्न भिन्न ताप है, एक ताप 25 डिग्री सी है, एक ताप 35 डिग्री सी है और दो भिन्न भिन्न तापों पर वेग स्थिरांकों के मान क्रमशः के 35 डिग्री सी के 25 दोनों के अनुपात को वेग स्थिरांक का ताप गुणांक कहते हैं। और यह देखा गया है कि यदि रिएक्शन के टेम्परेचर में 10 डिग्री सी की वृद्धि कर दी जाए, अभिक्रिया के ताप में 10 डिग्री सी की वृद्धि कर दी जाए तो अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। तो ताप गुणांक का जो मान होता है 2 और 3। टेम्परेचर कोफिशिएंट की जो वैल्यू है 2 से 3 के मध्य होती है, 2 से 3 के मध्य होती है टेम्परेचर कोफिशिएंट। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया का टेम्परेचर 10 डिग्री सी बढ़ा देने पर अभिक्रिया के वेग में 2 से 3 गुने की वृद्धि हो जाती है। ध्यान रखेंगे 10 डिग्री सी अंतर वाले दो ताप, एक ताप 25 डिग्री सी रखते हैं, दूसरा ताप 35 डिग्री सी रखते हैं। इसे हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी। अब इसी से रिलेटेड एक और बात हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, उसे कहते हैं सक्रियण ऊर्जा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। सक्रियण ऊर्जा क्या होती है? सक्रियण ऊर्जा आप लोग जानते हैं कि कोई भी अणु जो होते हैं उनको क्रिया करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा उनके पास स्वयं की हो सकती है, यह ऊर्जा उन्हें किसी दूसरे से मिल सकती है, या ऐसा हो सकता है कि कुछ ऊर्जा उनके पास हो, कुछ ऊर्जा किसी दूसरे से ले। अणुओं को क्रिया करने के लिए एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अणुओं में कुछ ऊर्जा प्रारंभिक हो सकती है और कुछ ऊर्जा की उन्हें बाहर से जरूरत पड़ती है। तो अणुओं में जो ऊर्जा पहले से निहित होती है उसे अणुओं की प्रारंभिक निहित ऊर्जा कहते हैं, तथा ऊर्जा का हुआ है अंश जो अणु बाहर से कहीं से जुटाता है उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। और यह ऊर्जा जो उसकी स्वयं की ऊर्जा है और जो बाहर से जुटाई गई ऊर्जा है, ये कुल ऊर्जा मिलकर के उसको क्रियाशील बना देती हैं, एक्टिव बना देती हैं और अणु जो है क्रिया करने को प्रेरित हो जाते हैं। इन अणुओं को एक्टिव मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और ये जो ऊर्जा है जिसे अभिकारी अणु जुटाते हैं, जो उनके पास ऊर्जा उसके अतिरिक्त जिस ऊर्जा को वो जुटाते हैं उसी ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। चलिए आइए अब हम सक्रियण ऊर्जा की बात करते हैं।